नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आज महासंग्राम में बात होने वाली है पश्चिम बंगाल की, क्योंकि बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले धर्म युद्ध चल रहा है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद की नींव रखी, जिस पर अब सियासी बवाल जो शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल धार्मिक पहचान, वोट बैंक और कानून व्यवस्था, ये तीनों मुद्दे पश्चिम बंगाल में ममता को घेर रहे हैं। अब बाबरी विवाद को लेकर बीजेपी ने ये कह दिया है कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है। बीजेपी पहले भी पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को लेकर ममता सरकार को घेर चुकी है, क्योंकि वहां पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन चुनावी नतीजे तय करती है। चुनावी समय में, चुनावी माहौल में वो बहुत निर्णायक भूमिका निभाती है। अब सवाल ये है कि क्या चुनाव है और इसीलिए बाबरी को लेकर हिंदू मुसलमान कराने की जो कोशिश है वो की जा रही है। बाबरी मस्जिद के नाम पर क्या तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है? क्या हुमायूं कबीर के बाबरी दांव से ममता बनर्जी की सत्ता छिन सकती है? और क्या टीएमसी मुस्लिम वोट बैंक बिखरने से डर रही है? बाबरी का पत्थर 6 दिसंबर ही क्यों चुना गया? वहां पर रखा जाना क्यों चुना गया? संयोग या रणनीति? और अगर टीएमसी सहमत नहीं थी तो पहले क्यों नहीं रोका गया अपने विधायक को? क्या हर चुनाव से पहले आस्था को हथियार बनाया जाएगा? क्या विकास के मुद्दे पीछे ही छूट रह जाएंगे? और आज हम करेंगे इन्हीं सवालों पर चर्चा। हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। 6 दिसंबर को बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। विवाद की वजह सिर्फ बाबरी निर्माण नहीं, बल्कि तारीख, बयानबाजी और चुनावी समय भी है। बीजेपी ने इसे वोट बैंक की राजनीति बताते हुए सीधे ममता सरकार पर हमला बोला है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने खुद को विवाद से अलग करते हुए विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया। इसी बीच बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है, ताकि ममता बनर्जी वोट बैंक को साध सकें। ये जो बाबरी मस्जिद वाला कॉन्सेप्ट है, पूरा देश में कहीं बाबरी मस्जिद नहीं है। तो जो बाबरी मस्जिद बोला जाता है उसको यहाँ की जनता ने साफ कर दिया। अदालत के आदेश से मंदिर बन गए राम जी का। लेकिन बंगाल में क्यों बाबरी मस्जिद बन रही? क्योंकि इसको बांग्लादेश बनाने का साजिश हो रहा है, ममता बनर्जी का आशीर्वाद है। लेकिन ये जो पूरा ड्रामा था, ये जैसे जैसे एक्सपोज हो गया, अब वहाँ के जो सीधा साधा मुसलमान जो भावावेग से गए थे उनको भी पता चला ये ठीक नहीं है। और ममता बनर्जी की जो पीछे से हाथ है वो भी साफ हो गया, इसलिए लोगों का आग्रह कम हो गया है। मस्जिद बनाने में आपत्ति नहीं है, अभी तो उसका जमीन ही ठीक नहीं है। बनाओ मस्जिद, लेकिन कोई बाबर ओवर के नाम से नहीं बनाओ। इधर मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद को बनवाने वाले विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वो आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी को सीधे चुनौती देने के लिए 22 दिसंबर को एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। विभिन्न इंजिनियरদের উপস্থিতিতে পবিত্র বাবরি মসজিদের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করব ইনশাআল্লাহ। একটাই কারণে আপনাদের কাছে, মুসলিম সমাজের কাছে আমার অনুরোধ যে যদি ওদেরকে 148-এ কোনো দলকে পৌঁছাতে দেয়, মমতা ব্যানার্জি যদি 148-এ পৌঁছায় তাহলেও ও মসজিদ করতে দেবে না, কারণ আমাকে মসজিদ করার জন্য সাসপেন্ড করেছে, আপনারা জানেন। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी, जिसका विरोध हुआ तो कबीर ने कहा कि मैं कुछ भी गैर संवैधानिक नहीं कर रहा हूं। कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी चर्च बना सकता है, मैं मस्जिद बनाऊंगा। वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हुमायूं कबीर के जरिए मुसलमानों के ध्रुवीकरण का आरोप लगाया और उनके सस्पेंशन में देरी पर सवाल खड़े किए। देखिए, हुमायूं कबीर पब्लिसिटी चाहते हैं। पहले वो ममता बनर्जी और टीएमसी के उकसाने पर उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की बात की। भारत में अब कोई बाबरी मस्जिद के लिए स्थान नहीं है। कहीं भी कोई मस्जिद बनाए कोई रोक नहीं है भारत में। लेकिन कोई बाबर के नाम पे बनाएगा तो लोगों का गुस्सा जायज है। भारत के मुसलमानों के लिए आज भारत से अच्छा देश नहीं है, भारत से अच्छा संविधान नहीं है जो सब हक देता है
तो मुसलमानों को बाबरी नहीं बराबरी चाहिए जो हमारी सरकार दे रही है। हुमायूं कबीर ड्रामा करना बंद करे। ये हुमायूं ही छोड़ो, बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल करके आ जाएगा तो भी बाबरी मस्जिद का जो है वो कलंक जो है वो दोबारा इस देश में नहीं पैदा कर पाएगा। जो विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत और कलंक था वो पाताल में जा चुका है। अब चाहे वो हुमायूं हो, चाहे हुमायूं का बाप हो, चाहे बाबर हो और चाहे बाबर का बाप जो है उमर शेख हो, वो जमीन कब्र से भी निकल के आएगा तब भी जो है वो बाबरी मस्जिद जैसे जो है विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल कम्युनल और क्रूर करतूत और कलंक को दोबारा स्थापित नहीं कर पाएगा। और अफसोस की बात है कि जो ये टीएमसी है या उसकी जो नेता है वो चोर से कहती है चोरी करो और पब्लिक से कहती है जागते रहो और उसके बाद लीपापोती करती है कि हमने उसे तो निकाल दिया। इधर हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जिस प्लॉट पर बाबरी मस्जिद की नींव का पत्थर रखा था वहां 12 दिसंबर शुक्रवार को जुमे की पहली नमाज में हजारों की भीड़ उमड़ी। नमाज के बाद लोगों के लिए दावत का इंतजाम भी किया गया था। करीब 1000 लोगों के लिए खाना बनाया गया। हजारों लोग साइट पर नमाज के लिए आए। बिरयानी बांटी गई। साथ ही कहा गया कि अब हर जुमे की नमाज यहीं अदा होगी। बताया गया कि हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद कोष में लगभग 3.5 करोड़ रुपए जमा भी हो चुके हैं। दान में विदेशी मुद्रा पाई गई है। चंदा इतना आया कि नोट गिनने की मशीन बुलानी पड़ी। मैं तो सोचा नहीं ये इतना आदमी कोई मस्जिद का काम शुरू ही नहीं हुआ। 6 तारीख में लीव रखने का बाद पहला जुम्मा बार आया तो किसी को मैं इनवाइट भी नहीं किया जो यहाँ नमाज होगी आइए। लोग अपना अपनी यहाँ इकट्ठा होकर लाखों लोग का यहाँ नमाज पढ़ लिया। मैं आज ऐलान कर दिया जितना दिन ये नमाज मस्जिद कंप्लीट नहीं होगा हर जुम्मा में यह नमाज अदा होगा। इधर टीएमसी ने कहा कि हुमायूं कबीर पब्लिसिटी के लिए ड्रामा कर रहे हैं। नतीजे बीजेपी की पोल खोल देंगे। देखिए, हुमायूं कबीर का कोई बात का जवाब नहीं दूंगा। उनका जो आपका ये पब्लिसिटी का जो टेन्योर है वो रिजल्ट जिस दिन होगा ना उसका सुबह 10 बजे तक उनका ये टेन्योर है पब्लिसिटी का। उसके बाद जब रिजल्ट निकलेगा तब तो ऐसा डायलॉग नहीं रहेगा तो हम आप रिप्लाई देकर क्या करें। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव है इसीलिए हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश हो रही है। बाबरी मस्जिद के नाम पर क्या तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। क्या ममता बनर्जी की सत्ता छिन सकती है। क्या बाबरी मस्जिद के नाम पर बंगाल को वाकई बांग्लादेश बनाने की प्लानिंग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये जो मुद्दा है बाबरी मस्जिद की नींव रखने का, क्या इसे जानबूझकर चुनावी माहौल को बिगाड़ने के प्रयास के तहत किया जा रहा है या फिर ये सोची समझी रणनीति है, इसको लेकर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बिना देरी के आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। रत्नाकर सिंह जी प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी प्रवक्ता है टीएमसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी नेता है कांग्रेस पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राज पुरोहित मधुर जी महाराज हिंदू धर्म गुरु स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। मुस्तफीज हाशमी जी मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूं न्यूज इंडिया पर और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन शुरुआत में स्वयं प्रकाश जी आप ही के साथ कर लेती हूं। स्वयं प्रकाश जी, आपने सुना तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं हुमायूं कबीर के। आप उनको डिले किया गया, उनको पार्टी से निष्कासित करने के लिए। अब इसको लेकर भी आप पर सवाल खड़े हो रहे हैं ममता बनर्जी पर यानी पार्टी पर। देखिए कौन सवाल कर रहा है। हाँ। आप पहले ये देखिए सवाल कौन कर रहा है। हाँ। और हुमायूं कबीर कहां से आए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी में थे, 2021 में तृणमूल कांग्रेस में आए। कोई भी व्यक्ति है, लोकतांत्रिक अधिकार है, किसी भी दल में आ जा सकता है, वो आए। अगर वो दल की डिसिप्लिनरी कमेटी में अगर उनके खिलाफ एक्शन लिया कि वो दल के डिसिप्लिन को नहीं मान रहे थे, नहीं सुन रहे थे, उनको 2-3 बार पहले भी शोकॉज किया गया था पार्टी की तरफ से, बाद में उनको निकाल दिया गया पार्टी से। हाँ। हुमायूं कबीर के साथ तृणमूल कांग्रेस नहीं खड़ी है। हाँ। और रही बात हुमायूं कबीर और अशवुद्दीन ओवैसी, ये सब मिलकर के पश्चिम बंगाल में एक नया षड्यंत्र जैसा कि पश्चिम बंगाल में पहले भी हो चुका है। अच्छा। आपको पता होगा फजलुल हक की सरकार के साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके नेता थे, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने मिलकर के कोalition गवर्नमेंट बनाई है। जो व्यक्ति 1940 में पाकिस्तान का प्रस्ताव लेकर के आता है वही फजलुल हक, उसी के साथ श्यामा प्रसाद। तो ये तोड़ो और राज करो,
बांटो और राज करो, ये तो भाजपा की अंग्रेजों की पुरानी नहीं, नीति है। लेकिन और ये लेकिन अंग्रेजों के आप टैटू मार रहे तो हैं। बीजेपी का ही सवाल उन्हीं पर दाग रहे हैं। बीजेपी तो ये कह रही है ना कि भाई टीएमसी यानी क्या? ममता बनर्जी हुमायूं कबीर के बीजेपी माध्यम से मुस्लिम वोटर्स के तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आप मुझे बताइए कि हाँ। ममता बनर्जी बना रही है क्या मस्जिद? हाँ। ममता, आप मुझे सवाल करिए ना, तुष्टीकरण। मैं पूछना चाहता हूं एक सवाल, जगन्नाथ धाम का मंदिर बना, जगन्नाथ धाम का मंदिर जब बना उस समय में इन्होंने क्या क्या नहीं कहा ममता बनर्जी के बारे में। इनके एक नेता दिलीप घोष चले गए थे वहां पर, उनके बारे में भी उनके साथ उनको पार्टी में हाशिए पे खड़ा कर दिया। दिलीप घोष को खुद को हाशिए पे खड़ा कर दिया। तो उनको खुद को, वो कौन से धर्म की बात कर रहे हैं मुझे ये बताइए। ममता बनर्जी सर्वधर्म समभाव की बात करती है। ममता बनर्जी बोलती है कि धर्म अपना अपना, उत्सव सबका। हाँ। अगर दुर्गा पूजा कमेटियों को चंदा दिया जाता है तो ये लोग विरोध करते हैं। और मेरी बात सुनिए, हाँ। आप किसी भी धर्म के आते हो, हमारा संविधान क्या कहता है? हाँ। हमारा संविधान आर्टिकल 14 समानता की बात करता है। 15 जो सब आर्टिकल, संविधान 15 आर्टिकल 15 है जो सबको साथ में लेकर चलने की बात करता है। तो अगर ये आरोप लगाएंगे, इनका तो काम यही है, ये दूसरों को बोलेंगे देखो देखो देखो। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, ठीक है रत्नाकर सिंह जी से जवाब ले लेती हूँ। रत्नाकर सिंह जी, आप रिएक्शन दीजिएगा, अपना जवाब दीजिएगा। लेकिन सवाल यही है कि टीएमसी अब लगातार कह रही है कि ममता बनर्जी तो सब धर्म अपने अपने, लेकिन महोत्सव एक ही होगा, सब धर्मों को एक साथ लेकर चलती हैं। तो ये तो कहीं से कहीं तो कोई बात ही नहीं हुई है कि भाई किसी तुष्टीकरण की राजनीति वो कर रही है या फिर मुस्लिम वोटर्स के पोलराइजेशन की वो बात कर रही है। ध्रुवीकरण की तो कोई सियासत है ही नहीं टीएमसी के। मनीषा जी देखिए, अभी यहाँ पे टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे और संविधान की बातों का हवाला दे रहे थे और आर्टिकल की बात कर रहे थे। अगर ये इतने संविधान को मानने वाले हैं, अगर आर्टिकल का हवाला देकर उसको अमल करने वाले हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा इनसे, इनके पार्टी के नेताओं से, फिर जो संवैधानिक प्रक्रिया इस देश में लागू है, जो एसआईआर प्रक्रिया जो पहली बार नहीं हो रही है, इसके पहले भी 8 बार हो चुकी है, उस एसआईआर प्रक्रिया का ये संवैधानिक जो है अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग करता है, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये संवैधानिक बात करते हैं। मैं दूसरी चीज कहना चाहूंगा, ये वक्फ बिल जो संसद द्वारा पास है, जो लोकसभा में राज्यसभा में पास है, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू किया गया है, उसको क्यों ये ममता बनर्जी कह रही हैं कि उसको लागू नहीं होने देंगे? ये अपने आप में दर्शाता है कि ये संविधान को नहीं मानते हैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में हर वह संभव प्रयास करेंगे जिससे कि मुस्लिम इनको वोट दें। आज मैं पूछना चाहूंगा कि इनके राज्य में ये सारी वाकयात हो रहे हैं और ये किसके इतिहास को जिंदा रखना चाह रहे हैं? ये किसको महान बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बाबर को, जो बर्बर था, जिसने हजारों लोगों को मारा, लूटा जो इस देश को, जिसने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को धराशायी किया, ऐसे बाबर को महान बनाने के लिए, उसके इतिहास को जिंदा रखने के लिए, और ये बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। अरे इनको सबक सीखना चाहिए। हम मस्जिद बनाने का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं बाबर क्रूर और मुगल वंशज बाबर का, जो विदेशी आक्रांता था, उसके इतिहास को जिंदा रखने की, जो बाबर के वंशज है ना, ये नैतिक कह लीजिए चाहे अनैतिक कर लीजिए, ये वंशज जो है ना, उसके इतिहास को, क्रूर इतिहास को जिंदा रखना चाहते हैं। इसलिए वो बाबर मस्जिद का जो है इस तरह सा बुनियाद रखा। हाँ ठीक है, चंद्रमोहन शर्मा जी का मैं रुक कर लेती हूँ, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए नेता। चंद्रमोहन शर्मा जी, आप क्या समझते हैं? ये इससे पहले हुमायूं कबीर ने 6 तारीख को चुन लिया सबसे पहले तो, ठीक है, ऊपर से बाबरी स्टाइल की मस्जिद ही बनाकर बनाऊंगा मैं तो मस्जिद बनाऊंगा, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी फैसले के नींव रख लेते हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। क्या चल रहा है ये बंगाल में? मनीषा जी, एक 15 मिनट का समय दे दीजिए, पूरे हिंदुस्तान से खत्म कर दूंगा। एक चर्चा हुई थी एक बात की बहुत जबरदस्त, और उसमें देश के अंदर एक फिरकाप्रस्त और नाकाम सरकार 2014 में देश की जनता ने हमें संभाली थी, और वो 2014, 19 और 24 तक आज तक है इसी नारे के ऊपर। और लेकिन वो शख्स आज भी हिंदुस्तान में है, वो आज भी राजनीति कर रहा है, ओबीसी का भाई, और उसी की पार्टी को बार बार पैसा देकर कार्रवाई करवाई जाती है, इलेक्शन लड़वाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नटराकर पांडे जैसे जो तेज आवाज में बात करते हैं, भीगी गिल्ली बन जाते हैं। नहीं तो इनको चुनाव लड़वाने का काम बीजेपी करती है। मैं दे रहा हूँ जवाब, मैं दे रहा हूँ। ठीक उसी तरह से एक हुमायूं नाम की एक व्यक्ति को पैदा किया गया, और जिस मस्जिद का सरोकार आज हिंदुस्तान की राजनीति में, और राजनीति के क्या हिंदुस्तान को भी नहीं है, उसका चर्चा बनाकर उस पर चर्चा करवाई जा रही है।
क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार और गृह मंत्री है कमजोर है? क्या देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं कि उनके रहते हुए जहां वो कहते हैं कि मैं हूं तो हिंदू सुरक्षित है, और वहीं बांग्लादेश बंगाल के अंदर एक देश का नागरिक कहने वाला, अपने आप को एक विधायक कहने वाला, बाबरी मस्जिद की राजनीति कर रहा है और बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहा है, और ये प्रवक्ता और इनके नेता चुप बैठे और राजनीति कर रहे हैं सत्ता लेने के लिए, देश के अंदर लोगों को लहू बहाने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए। ये कोरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा रखी गई है। एक शासक के रूप में बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना सही है या नहीं है? बाबर के नाम पर मस्जिद, मेरा 30 सेकंड का है। हाँ, शासक इसी के पर नाम जवाब पर दीजिए ना। रखी गई है। हाँ। देश के अंदर देश के संविधान को ताक-ताक करने वाली पार्टी, जो रात से दिन तक संविधान ताक-ताक करती है, जिसके देश के प्रधानमंत्री खुद देश के अंदर प्रधानमंत्री होते हैं, उसी सदन के अंदर माथा टेकते हैं और अपने ही सदन में ये कहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री, और वहीं खड़े होकर दूसरे प्रधानमंत्रियों के साथ उनके लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो देश की जनता को। सर, बाबर के नाम पे मस्जिद बनाना सही है या नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चूड़ियां पहन के बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने चूड़ियां पहनी है, अमित शाह जी ने चूड़ियां पहनी हुई है, क्यों नहीं पकड़ रहे? मत बना नहीं, तो चूड़ियां पहनने से क्या मतलब है सर? नहीं, चूड़ियां पहनने वाला कोई कमजोर थोड़ी ना हो जाता है सर। नहीं, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं अगर चूड़ियां पहनती हूँ तो आप मुझे कमजोर समझेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्यों? चूड़ियां पहनना कोई कमजोरी का प्रतीक थोड़ी ना है सर। चूड़ी पहनना कोई कमजोरी का प्रतीक थोड़ी ना है सर। चूड़ी पहनने वाले कमजोर नहीं होते हैं सर। कमजोरी का प्रतीक नहीं है चूड़ियां। मनीषा जी, आपको भारतीय चूड़ियां भेजी गई थी थोड़ा है जो आप भाजपा की तरफ से। नहीं, तो ये क्या होता है सर कि चूड़ियां पहनकर रखी हैं? चूड़ियां पहनने का नहीं, आप इसको डिनोट किससे कर रहे हैं? आप कमजोरी से डिनोट कर रहे हैं ना इसको। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या? अरे मैं किसी की प्रवक्ता नहीं हूँ सर। अरे तो आपने बोला कि चूड़ियां पहनकर रखी हैं, तो चूड़ियां, मैं एक महिला हूँ, मैं चूड़ी पहनती हूँ तो क्या मैं कमजोर हूँ? आप भी विक्टिम कार्ड खेल रही हैं? मैं कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही हूँ, गलत बोलेंगे तो टोकूंगी। मैं कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही हूँ। आप लोगों की आदत हो गई है कि आप हर जगह पर, नहीं, आप लोगों की आदत हो गई, आपसे सवाल कर लिया जाता है तो आप प्रवक्ता बता देते हैं। नहीं, प्रवक्ता नहीं हूँ मैं किसी की। आप जब एक वक्ता अपनी बात कह रहा है, झांसी की रानी चूड़ियां पहनती थी, कमजोर थी, वही तो मैं कह रही हूँ ना। आपने क्यों बोला फिर? आपने क्यों बोला फिर? आप बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने तो अपने मुहावरे से संधि विच्छेद करा है कि एक सरकार जो अपने आप को ताकतवर कहती है, ये कांग्रेस में ही मुहावरा बनता है। अपने एमएलए को निष्कासित कर देती है। राजपुरोहित मधु जी, राजनीति करते हैं। राजपुरोहित जी, ठीक है, राजपुरोहित जी कह रहे हैं कुछ। क्या देश निकाला नहीं दे सकते? आप क्यों नहीं पूछ रहे मुझे देश निकाला क्यों नहीं दे रहे? आप बोलिए आप इनसे कि हमारे को देश निकाला दे, बोलिए आप पूछिए इनसे। ठीक है, राजपुरोहित जी, निकाला क्यों नहीं दे रही? यदि राजनीतिक प्रवक्ताओं को, नहीं, ठीक है, अगर राजनीतिक प्रवक्ताओं को अपनी राजनीतिक मर्यादा के अंतर्गत ना रहने पर स्त्री के श्रृंगार को लेकर के अगर उदाहरण देना पड़े, तो पहली बात तो राजनीति और उसकी राजनीतिक पकड़ और उसकी बुद्धिमत्ता, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि वो अल्प ज्ञान को कहीं ना कहीं वो पोषित और प्रेरित हैं, और पार्टी की तरफ से उनको ये प्रेरणा दी गई है कि 5 पुरुषों के बीच में एक बहन, एक महिला, एक एंकर बन करके बैठी है, तुम उसके आवरण को, तुम उसके जो है श्रृंगार के चिन्हों को लेकर के तुम अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास करो, ये बहुत ही निंदनीय है। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से औरंगजेब, हुमायूं और इस प्रकार से आक्रांता आए और हिंदू धर्म के मंदिरों को तहस नहस किया, साथ ही साथ संस्कृति को, सभ्यता को विनाश किया, उन्होंने हिंदू बहन बेटियों को जिस प्रकार से इस्लाम जो है जबरन अपनवाया और कहीं ना कहीं उनके साथ एक बहुत बड़ी बर्बरता हुई, आज यकीनन अगर उस इतिहास को कोई ऐसा व्यक्ति दोहराने का कार्य कर रहा है तो वह ये सबसे बड़ा भारत पर बहुत बड़ा कलंक है। ये एक बहुत बड़ी मतलब क्षति हो रही है भारतीय समाज के अंतर्गत। ये राजनीतिक विचारधाराएं आप लोगों की अलग हो सकती हैं, झंडे निशान अलग हो सकते हैं, यदि ऐसी परिस्थितियां दोबारा से जन्म ले रही हैं तो आप सबको मिल करके ऐसे व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं उसका विरोध करना चाहिए और इस बात को खंडन करना चाहिए। इसके लिए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और तमाम प्रकार के जो यहाँ के न्यायालय हैं, न्याय पद्धति है, जो संविधान है, संवैधानिक तरीके से उस चीज को अपनाया जा सकता है। मंदिर, मस्जिद बनाना, चर्च बनाना, गुरुद्वारा बनाना, यह सब भारतीय एक संस्कृति की सभ्यता का अनुरूप बताया गया है। ये उसके संरक्षण के लिए, उसके सौंदर्य के लिए बनाया जाता है, अपनी आस्था को वहां पर ले जाने के लिए बनाया जाता है। लेकिन यदि किसी क्रूर आक्रांता के नाम से अगर आप
अपने आप को पोषित करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्वयं में आपके अंदर वो छवि शामिल है। साथ ही साथ आप उस जनता को, उस आम पब्लिक को पीसना चाहते हैं, उसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि वो भी इन परिस्थितियों में आकर के समाज में अपराध को जन्म दे और जन्म में दे करके उसमें संलिप्तता अपनी रखे, जिससे सामाजिक विचारधारा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो। तो इस पर बहुत ही चिंतनीय विषय है और राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं को यदि जो भी टाइटल लगाएं उनको यह खास करके किसी भी झंडे के नीचे आप बैठे हों, ऐसे आक्रांताओं का सपोर्ट करना और उस पर नाना प्रकार की अपनी बातों को बनाना और स्त्री के आवरण को, सौंदर्य को अपना करके उसको एक उदाहरण के रूप में पेश करना। बहुत सारी पुस्तकें हैं, उसको पढ़ करके आइए, 1000 उदाहरण पड़े हुए हैं। कोई महिला एंकर बैठी हुई, आप उसी के आवरण और तमाम चीजों को लेकर के अगर आप बनाते हैं तो वो चीजें निंदनीय है। जी ठीक है, मैं इसका आंसर लूंगी, इसका जवाब लूंगी चंद्रमोहन शर्मा जी से। मुस्तफीज से मैं एक बार सवाल ले लेती हूँ। मुस्तफीज जी, बाबर के नाम पर मस्जिद क्यों? बाबर के नाम पर मस्जिद क्यों? मस्जिद तो आप बनाइए ना, देश में कितनी मस्जिदें हैं सर, सबका सम्मान है और सब भाईचारे का मिसाल भी देते हैं ना। यही तो हिंदुस्तान है, यही तो भारत है। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं गुड इवनिंग टू एवरी गेस्ट, ऑनरेबल गेस्ट, एंड थैंक यू इंडिया टीवी को, आपने मुझे इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिबेट करने के लिए बुलाया आपने। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। हमारी कम्युनिटी में, हमारे इस्लाम में फर्ज नमाज पढ़ना है, ये नहीं है कि कौन से मस्जिद में जाके पढ़ना है। आप इस चीज को समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो हमें पहले फर्ज को देखना है, बाकी जो चीजें होती है कि हमें इस मस्जिद में, उस मस्जिद में, वो इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। सेकेंड चीज, मैं आपको बार बार इस चीज के लिए मैंने एक और चैनल में ये बात कही थी कि पहले हमें ये सोचना होगा कि एक पर्टिकुलर इंसान, मैं एक पर्टिकुलर जो इंसान है जिन्होंने वो बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान किया, उसका एक पर्सनल डिसीजन हो सकता है, पर ये डिसीजन पूरे हमारी कम्युनिटी का डिसीजन है, ये नहीं है। आप एक चीज को समझिएगा। ठीक है, कोई लोग कुछ भी कर सकते हैं। इस्लाम आज के डेट पे मुस्लिम कम्युनिटी को 2 चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए। आप जाके किसी भी 100 मुस्लिम कम्युनिटी के फैमिली से जाके पूछिए, अगर उनकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? पहली प्रायोरिटी आज के डेट पे है उनके बच्चों का बेटर एजुकेशन, उनके लिए कार-बार। दूसरी चीजें मैं आपको इस चीज को कहूंगा, ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है। कुछ लोग अपने बेनिफिट के लिए इस चीज को यूटिलाइज कर रहे हैं। कौन लोग हैं? आप क्या समझते हैं, कौन लोग हैं ये जो पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इसको एजेंडा बना रहे हैं, इसको प्रोपेगेंडा बना रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर आप एक चीज समझिए कि एक पर्टिकुलर डेट पे और एक पर्टिकुलर पर्सन ने आज से देखिए, एक चीज समझिए, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऑलरेडी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए लैंड भी अलॉट है, राइट? अगर किसी को उनके नाम पे ही अगर बनाना, तो जो जगह पहले से अलॉट है वहां कर सकते हैं। इलेक्शन से कुछ दिन पहले अगर कोई अगर ये चीज करे तो वो उनका पर्सनल निजी बेनिफिट के लिए कर सकते हैं। बट एक चीज समझना पड़ेगा, और ये मेरा रिक्वेस्ट है सारे बंगाल के लोगों से, प्लीज, कहते हैं ना कि पॉलिटिकल अपनी जगह पे है, पर रिलीजियस सेंटीमेंट के लोगों के सेंटीमेंट को इस चीजों के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि कहीं ना कहीं राइट ऑफ इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं, नमाज फर्ज है, किस मस्जिद में जाके पढ़ना ये फर्ज नहीं है। आप इस चीज को समझिए। तो अगर ऐसा नहीं है कि उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके अगर लोग नमाज पढ़ेंगे तभी उनकी नमाज कबूल होगी, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। और देखिए, कहते हैं ना कि हमारे कौम में ये कहा गया है कि मुल्क से मोहब्बत मुकम्मल, देखा जाए तो आधा हमारे लिए सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपकी अपनी कंट्री, अपने स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने गांव के लिए, आपके लिए वो प्योर लव होना और डेडिकेशन होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हो जिससे कहीं ना कहीं एक टाइप का कॉम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब, और ये कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए इस हार्मनी को कह सकते हैं कि डैमेज करने के लिए। ठीक है मुस्तफीज जी, बाबर के नाम पर मस्जिद क्यों? लेकिन आप इसका विरोध करेंगे, इसका खंडन करेंगे या नहीं करेंगे? भाई, बाबर को हमारे देश में क्या माना जाता है? वो क्या था? आक्रांताओं का प्रतीक है ना। बाबर जिसने कितने अत्याचार किए, महिलाओं के खिलाफ कितने अत्याचार किए, उसके नाम पर मस्जिद बनाने का। देखिए, मैं इसी चीज पे आ रहा हूं। आप एक चीज समझिए, बाबर इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, वो मुस्लिम लीडर थे, पर वो इस्लाम को, हमारे इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पैगंबर, हमारे औलिया, हमारे पीर। आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है। कुछ लोग अगर उस एम्पायर का नाम यूज हो, वो भी एक राजा थे, उन्होंने जो भी फाइट करी वो अपने लैंड के लिए करी, कम्युनिटी के लिए नहीं करी। मैं इस चीज को, ये मेरा पर्सनल निजी राय है और मैं इस चीज को आपके सामने रखना चाहूंगा। समझिए इस बात को, मैंने पहले ही कहा कि ये नाम मैटर नहीं करता। हमारे लिए जो फर्ज चीजें हैं वो है हमारा नमाज, ठीक है। नमाज हम किसी भी मस्जिद में पढ़े, कबूल होना है। इस पर्टिकुलर मस्जिद को, और अगर वो उस नाम को अगर कुछ लोग यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो उनकी पर्सनल राय है, वो हमारे कम्युनिटी की राय नहीं है। मैं वही बात आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए बाबर के नाम पे कोई मस्जिद बनाना चाह रहे तो वो पर्टिकुलर पर्सन, वो मान लीजिए जो
एमएलए हैं हुमायूं कबीर साहब, वो उनकी पर्सनल चीजें हैं, वो हमारे कम्युनिटी, हमारे इस्लाम को रिप्रेजेंट करने का डिसीजन नहीं है उनका। वो अगर पर्सनल है तो कम्युनिटी इन्वॉल्व क्यों हो रही है उसमें? तो इतनी भीड़ क्यों हो आप रही एक चीज, है? चलिए मैं उसका भी आपको जवाब देता हूं। आप एक चीज समझिएगा, समझिए इस बात को। बंगाल में 24.6 मिलियन मुस्लिम है, ठीक है। आप अगर आप देखेंगे तो क्या वहां पे अगर वहां पे कुछ लोकल लोगों की राय हो सकती है, वो जा रहे, तो उनका वो निजी राय है। तो लोगों का विरोध क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, इनका विरोध अपनी तरफ से भी जारी होना चाहिए। जब आप किसी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो कम्युनिटी उस चीज के विरोध में क्यों नहीं है? क्यों लाखों की भीड़ इस पे इकट्ठा हो रही है कि नहीं बाबर के नाम से ही मस्जिद बननी चाहिए, बाबरी के नाम से मस्जिद बनना चाहिए? ऐसी कौन सी ऐसी विपदा आ गई है आप लोगों को? आप कहां, आपको ऐसा कौन सा डर सता रहा है, या ऐसी मानसिकता, ऐसी घृणित मानसिकता क्यों जन्म ले रही है? इंडियन, मैं कह रहा हूं, मैं आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, एंड बाय हमारे जो संविधान है उसने हमें बहुत पीसफुल इस कंट्री में रहने का राइट दिया। तो आप इस टीवी चैनल पे सामने से बोलिए कि आपके मौलाना लोग सामने से आके स्पष्ट करें कि हम इस मस्जिद का, बाबरी के नाम पे बनी हुई मस्जिद का सर्वथा विरोध करते हैं। अभी मदनी जी का अभी बयान आया था, वो कोर्ट के आदेशों को ही नहीं मानते हैं। नहीं, आप एक चीज समझिए, कोर्ट का ऑर्डर तो दिया, तभी ना उन्होंने ऑलरेडी वहां पे फाउंडेशन बनाने की कोशिश की, राइट। हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उनको परमिशन दिया, राइट। और मैं बार बार कहता हूं, ये एक इंसान का निजी राय है। अब उनको अगर साथ में सपोज कीजिए कि उनको अगर मानने वाले अगर 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, हाईकोर्ट ने तो मना कर दिया था ना कि भाई हमारा तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, इसकी तो जिम्मेदारी सरकार की होती है। अभी जिस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता के माध्यम से सरकार टारगेट की जा रही थी, केंद्र में बैठी हुई सरकार हर राज्यों को पोषण जरूर करती है, पोषित करती है, लेकिन राज्य में बैठी हुई सरकार वो किस प्रकार की विचारधारा को वहां पर अपनाती है और वो किस तरीके से वहां की कम्युनिटी को एक स्ट्रांग लेवल पे ले जाने का प्रयास करे, वो भी आक्रांता के नाम पे, वो भी एक चिंदी चोरी, एक चुनाव बैंक, एक वोट बैंक के नाम पे ये करने का जो प्रयास हो रहा है, ये सर्वथा निंदनीय है। और ये समाज में ऐसा हो रहा है, इसका वास्तव में परिणाम कहीं ना कहीं बहुत ही हानिकारक होगा। वह समाज में रह रहे दोनों वर्गों को, वो कहीं ना कहीं हर एक प्रकार के, हर एक वर्ग के व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना होगा आने वाले समय में। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अभिशाप है। और मुझे लगता है कि अगर आप कम्युनिटी की बात करते हैं, आप मस्जिद में नमाज अदा करने की बात करते हैं, तो बहुत से ऐसे भी हमारे जो मुस्लिम इस पूरे देश में अपने संस्कृति संरक्षण की धरोहर को संभाल करके, और उन्होंने अपना विश्व में परचम लहराया, उन्होंने नाम यश कीर्ति को स्थापित किया है। किसी आक्रांता के नाम का झंडा लेकर के आप अपने जीवन को क्यों आगे बढ़ाना चाहते हैं? आप पार्टी में अपनी विजय क्यों लाना चाहते हैं? ऐसी क्या मजबूरी आ गई है? देखिए, मैं आपको इस चीज का जवाब देना चाहूंगा। बंगाल की खूबसूरती, उसका ये कॉम्युनल हार्मनी रहा है। अगर आपको बंगाल की खूबसूरती देखनी है तो आप आइए दुर्गा पूजा के टाइम। दुर्गा पूजा में जिस तरीके से सारे बंगाल के सारे कम्युनिटी के लोग जिस तरीके से मिलकर इस महाउत्सव को सेलिब्रेट करते हैं, वहां आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाइएगा एक पूजा पंडाल में जो लोग जा रहे हैं वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, आप बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हजारों न्यूज चैनल में वो जो फुटेज वगैरह जाती है पंडाल में, जो पथराव होता है वो कहां से होता है? जो पत्थरबाज निकल करके आते हैं यात्राओं पर, जो मूर्तियों पर मांस फेंके जाते हैं, जो तमाम प्रकार की ऐसी विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं, वो फिर क्यों होता है? जब आप इतना सारी चीजों को स्पष्टीकरण कर रहे हैं, तो ऐसे कहां विचारधारा आती है, क्यों पनपती है सारी चीजें? देखिए, मैंने आपको कहा, एक चीज मैं आपको और क्लियर करूंगा, एंकर कौन है भाई इस डिबेट का? और बुरे लोग भी है। एंकर कौन है? जैसे लोग सवाल ये करेंगे, एंकर आप है कि सवाल वो करेंगे? अगर धार्मिक मुद्दों पर अगर दो स्कॉलर बात कर, नहीं मुद्दों पर नहीं, धार्मिक मुद्दे पर वो सवाल करेंगे, आप जवाब दीजिएगा। आप सवाल कौन है करने वाले? अगर एंकर जवाब करेंगे। आप तो ये डिबेट कर रहे हैं कि आपने उनको चैनल पे बुला के, अरे आप उनको भी बुला लीजिए, वो भी सवाल कर लेंगे कुछ। ये क्या डिबेट है? आपने राजनीतिक पार्टियों को बिठा लिया है, 2 धर्म गुरुओं को बिठा लिया है। ये कोई डिबेट करने का तरीका है कि ये धर्म वाले उस पर कीचड़ उछालेंगे, इस धर्म वाले उस पर उछालेंगे? ये राजनीति है। आप हमेशा हेट की बात हो, ये चल रहा है ना, पिछले 4 मिनट से चल रहा, तब मैंने इंटरप्ट किया। 4 सवाल होने के बाद मैं बीच में बोला। नहीं, वो राज पुरोहित जी अपनी बात कर रहे थे और बहुत ही शालीन जरूर करें, वो अपने आपके सवालों का जवाब देंगे। सभी को मौका मिलना चाहिए ना, उनके इतना हमारे पास पूरा पैनल बैठा हुआ है सर, इसीलिए तो हम लोगों ने बिठाया है ना, ताकि पूरी अपनी बातें ले लीजिए। कुछ तथ्य बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मेरे तथ्य तो देखिए ऐसा है कि खेल को समझिए। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दी है, आज तक वहां 1 ईंट भी नहीं रखी गई है। हुमायूं कबीर जो है, जो पहले भाजपा में थे और अभी वो उनको पता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर में 2019, 21, 24 भाजपा चुनाव हार गई। अब इनके पास में है कि भाई चलो ये एक नया खेला करते हैं, इसको हुमायूं कबीर को
सेटिस्फाइड करने के लिए पीछे से एक खेल खेला जा रहा है, जैसे ओवैसी जी जाते हैं। अरे लेकिन कौन खेल खेल रहा है, कौन खेल खेल रहा है बताइए ना। हुमायूं कबीर कौन, किसके विधायक थे? आप ही के पार्टी के ना, टीएमसी के तो विधायक थे ना। अगर आपके अकाउंट में अगर 50 लाख रुपया आ जाते हैं तो आपके यहाँ ईडी का नोटिस आ जाएगा, इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। हुमायूं कबीर के यहाँ क्यों नहीं जा रहा भाई? उनके यहाँ कौन से देशों से पैसे आने शुरू हो गए हैं? उनके यहाँ कौन सी सरकारी इंस्टीट्यूशन ने पैसे भेजे हैं? केंद्र में किसने भेजे हैं? ये सब खेल समझ में आता है। और जिस दिन पश्चिम बंगाल के चुनाव का नतीजा आएगा, जिस दिन रिजल्ट डे होगा, 10 बजे बाद इनकी हवा पंचर हो जाएगी। आप लिख करके रख लीजिए मेरी बात। मैं नहीं तो आपको पता है कहां से पैसे आ रहे हैं? आपको पता है कहां से पैसे आ रहे हैं? तो फिर ममता बनर्जी ने क्यों नहीं पहले निकाल दिया? ममता बनर्जी ने क्यों नहीं पहले निकाल दिया? पहले पूरा माहौल बनाया, पहले पूरा एक डॉक्यूमेंट्री बनवा दी कि हाँ ठीक है, नींव रखवा दीजिए पहले। निकलिए, सुनिए, हम उनके साथ नहीं है, उसके बाद भी आप ममता बनर्जी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं निकाला? ये हमारी पार्टी का निर्णय है। वो जिस समय में उनको सो एक सिस्टम होता है, पहले क्यों नहीं निकालता? अरे आपके चैनल से आपको कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या? एक लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई पार्टी है। किसको कब निकालना है उससे जवाबदेही होती है। उसको सवाल किए गए। 21 जनवरी फरवरी में भी उन्होंने एक बयानबाजी की थी। उस बयान के बदले में उनको बोला गया। देखिए, असली मुद्दे से देश को भटकाया जा रहा है। कभी हम लोग बंकिम चंद्र, अभी देखिए नया क्या है आया है रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या कानून व्यवस्था असली मुद्दा नहीं है? क्या वोट बैंक असली मुद्दा नहीं है? क्या है असली मुद्दा? क्या है बताइए? असली मुद्दा रोजगार है। असली मुद्दा 90 रुपए जो डॉलर हो गए वो मुद्दा है। ये मुद्दे नहीं है। बच्चे को आप पढ़ाने के लिए आप मदरसे में भेज रहे हैं और मंदिरों में भेज रहे हैं क्या? वहां आप दर्शन जाते हो, हमारा आस्था का विषय है कि मैं कौन से धर्म में जाऊंगा, ये अपनी मेरी आस्था का विषय है। अगर मैं ब्राह्मण घर में जन्म लिया हूं, मेरे घर में महादेव की पूजा करूंगा, कृष्ण की पूजा करूंगा, श्री राम की पूजा करूंगा, ये मेरा विषय है ना। इसमें सरकारें क्यों इंटरप्ट करेगी? और रही बात हुमायूं कबीर की, नहीं, कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा ना सर, कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है। सवाल बस टाइमिंग को लेकर है सर। सवाल बस टाइमिंग को लेकर है कि आज हमें अगर हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद पर अगर चर्चा करनी पड़ रही है तो वो क्यों करनी पड़ रही है? क्यों करनी पड़ी? कि वही सरकार आप लोगों को इस पर बात करनी पड़ रही है, बताइए। 2014 के पहले ऐसी बहस नहीं होती थी। ये बहस 2014 के बाद ज्यादा शुरू हुई है। हिंदू मुस्लिम तो क्या नहीं होनी चाहिए कि बाबर के नाम पर कोई भी मस्जिद बना देगा? बना लेने दीजिए। क्यों बनाएगा? आप बैठ कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट, आप ले आइए, आप ऐसा एक नियम बना दीजिए। सुनिए ना, आप ऐसा नियम, सरकार आपके हाथ में है ना। आप रात को नोटबंदी कर सकते हैं। आप बोल दीजिए कि कोई देश के अंदर में कोई बच्चे का नाम बाबर भी, हुमायूं नाम है उसका, उसको लग रहा है मैं अपने बाबर के नाम से, अपने पिता के नाम से बना रहा हूं। उसके हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। मेरा बात सुनिए, ये राजनीति धर्म के नाम पर समय दीजिएगा, कर्म के नाम पर। ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है। अब आराम से सुन लीजिए, अब आराम से सुन लीजिएगा, अब आराम से सुन लीजिएगा पुरोहित जी। मैं सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है, रत्नाकर जी, आपके एजेंडा को सुन रहा हूँ ना। नहीं, हमारा तो क्या ही एजेंडा है सर? एजेंडा वाले आप ही लोग हैं सर। आप ही सर में क्या आता है सर? एजेंडा आप ही सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा आप ही सेट करते हैं, मुद्दा आप ही सेट करते हैं सर। हम तो बस चर्चा करते हैं। अरे एजेंडा हम लोग सेट नहीं करते हैं सर। एजेंडा सेट करने वाले तो हमारे सामने बैठे हुए हैं सर। जैसे नहीं, कौन बैठे हैं? कौन है आपके सामने एजेंडा बैठे? रत्नाकर जी को सुन लेते हैं ना सर, सुन लीजिए रत्नाकर जी। मनीषा जी, तकरीबन 5 मिनट से ये सब चल रहा था। मुझे मैक्सिमम 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं सारे सवालों का जवाब दे देता हूं। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे, कम्युनल हार्मोनी की बात कर रहे थे, जो यहाँ पे बैठे हैं एक मुस्लिम स्कॉलर, और टीएमसी के नेता भी अपना जरूरत बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो रोजगार पे चर्चा करिए, आप अन्य मुद्दों पे चर्चा करिए। क्यों इस पे कर रहे हैं? इसलिए जरूरत है आज इस मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, क्योंकि यही पश्चिम बंगाल है जहां पे हमारे हिंदुओं के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। दुर्गा पूजा में पंडाल में क्या हनन किया जा रहा है भाई? अरे क्या हनन किया जा रहा है? आपको पता है आप क्या हनन किया जा रहा है? मुझे बताइए, एक बताइए। नहीं, झूठ मत बोलिए। टीवी चैनल में बैठ कर मैं बोल रहा हूँ। अब आप क्या हनन किया जा रहा है भाई हिंदुओं का? मैं हिंदू जनीनदारी ब्राह्मण हूँ। सुनिए ना, जन्म से मेरा लड़का हिंदू है, मेरे बेटे का नाम राम। ये सब बात मत करिए, ये सब हल्की बात मत करिए कि यहाँ पे बंगाल में हिंदुओं का हनन किया जा रहा है, हवन किया जा रहा है। ये मत बोलिए आप। प्रकाश पुरोहित जी, भाई आप जब बोल रहे थे वो सुन रहे थे ना। नहीं तो गलत झूठ बोलेंगे तो आप तो इंटरप्ट नहीं करेंगे। अगर मेरी पार्टी में अगर मेरे पे कीचड़ उछाला जाएगा, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। नहीं तो अपनी बारी में आप बोलिएगा ना सर, अपनी बारी में डिफेंड करिएगा ना। हिंदुओं का हनन हो रहा है, क्या हनन हो रहा है? मैं जवाब दे दूं।
आप बताइए ना, मैं जवाब दे दूं। आप बताइए, एक घटना बताइए। मनीषा जी इनको शांत और कराइए। सरकार उसके अंदर में उस पर हस्तक्षेप नहीं है। पुरोहित जी सुन लीजिए ना, पुरोहित जी सुन लीजिए एक मिनट, सुन लीजिए। डिस्कशन ऐसे होता है। हाँ सुन लीजिए, ठीक है, बोलिए जी। वही मनीषा जी, मैं अभी यही कह रहा था कि आज जरूरत क्यों है इस तरह के मुद्दों को सामने लाने की, क्योंकि पश्चिम बंगाल ही वह राज्य क्यों बनता है जहां पर कि बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी जाती है। दूसरे राज्य क्यों नहीं बनते हैं? प्रश्न ये है कि आज हमारे दुर्गा पूजा में जब पंडाल में जब माइक में देवी की स्तुति वंदना होती है तो अजान के समय इनके विधायक आकर के दुर्गा पंडालों में माइक बंद करा देते हैं। ये जरूरत है। पश्चिम बंगाल में पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर का थीम जब लगाया जाता है दुर्गा पूजा में तो उसको ऑपरेशन सिंदूर के थीम को लगाने से मना कर दिया जाता है। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि टीएमसी की सरकार आज पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। और देखिए इन मुद्दों की जरूरत आज क्यों है, मैं आपको बताता हूं, एक आंकड़े के हिसाब से बताता हूं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही निशिकांत दुबे ने संसद में शीतकालीन सत्र में ये आंकड़े रखे और बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। पूरे देश में मुस्लिमों की जनसंख्या जो है वो 4% के दर से बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां पे 1951 से लेकर के अगर 2011 के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, अगर 2011 में वहां की पॉपुलेशन जो पश्चिम बंगाल की है वो लगभग 10 से 12% पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है। ये क्या दर्शाता है? क्यों मुसलमानों की जनसंख्या आज मुर्शिदाबाद में 37% हो जाती है? ये यही दर्शाता है कि गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी है, उनको टीएमसी सरकार ने संरक्षण देके रखा है और उनको अपना वोटर बना के रखा है। आज मैं पूछना चाहूंगा टीएमसी के यहाँ पे नेता बैठे हैं, ये वंदे मातरम को क्यों गाने से मना करते हैं? ये जय श्री राम बोलने से परहेज क्यों करते हैं? लेकिन यही कांग्रेस के नेता और ये विपक्ष के नेता जय फिलिस्तीन का बैग लेकर के और संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता यही है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में आज अंधे हो गए। और मैं जवाब देना चाहूंगा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो यहाँ कह रहे हैं, ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भाई आपके तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैं, उन्होंने एक सभा के दौरान कहा कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस, और किसी ने विरोध नहीं किया। ये यही दर्शाता है। और आप कर्नाटक में 4% आरक्षण अलग से मुसलमानों को देने का काम क्यों करते हैं भाई? ये दर्शाता है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति में अंधे हो चुके हैं। एक और एग्जाम्पल देना चाहें तो 10 सेकंड दीजिएगा मुझे मनीषा जी। अभी देखिए कांग्रेस की तुष्टीकरण का कितना बड़ा जो है उदाहरण ये देखा जा सकता है कि आज तमिलनाडु में एक जज ने जो वर्डिक्ट दिया था कि आप उस पर्वत के शिखर पे दीप जला सकते हैं, उस जज के खिलाफ जो हिंदुओं की रीति रही है और उसको उन्होंने कंटिन्यू किया और आदेश दिया कि नहीं हिंदू वहां पे दीप प्रज्वलित कर सकता है, लेकिन उस जज के खिलाफ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए 107 सांसदों ने महाभियोग का प्रस्ताव लाया सदन में, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम सांसद जो है उनके हस्ताक्षर हैं। यह दर्शाता है कि इस देश में मुस्लिम प्रेम जो है ये विपक्ष के टीएमसी और कांग्रेस के नेताओं जैसे लोगों को देखने को मिला। हम तो प्रकाश पुरोहित जी, ठीक है, आप जवाब देंगे, ठीक है प्रकाश पुरोहित जी, ठीक है प्रकाश पुरोहित जी। बीजेपी तो ये भी कह रही है कि भाई पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं इसी राजनीति के माध्यम से। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, राजनीतिक दलों का कुछ नहीं जाएगा, जनता झोंकी जाती है इसमें। आपके पास समय है ना, धर्मगुरु जी भी बैठे, मैं ये पूछना चाहता हूँ कैसे बनेगा पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश कैसे बनेगा? केंद्र में क्या हमारी सरकार है क्या कि अब बांग्लादेश को मिला लेंगे? अरे एक अखंड भारत की बात आप लोग करते हैं कि अब बांग्लादेश को भी मिला लेंगे, पाकिस्तान को भी मिला लेंगे, मगर अब इनकॉम्पिटेंट है। अगर आपके जो गृह मंत्री बैठे हैं राज्य में घुसपैठी अगर घुसे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी क्या ममता बनर्जी की है? अगर उनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड है, अरे सुन लिए ना भाई, सुन ले अरे सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। बोला ना 5 मिनट बोला है, ऐसे नहीं, ऐसे आप बोलते तो बोलिए आप ही बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा। देखिए दुर्भाग्य का विषय है, सुन लीजिए ना रत्नाकर जी, सुन लीजिए प्लीज सर। दुर्भाग्य का विषय है। देखिए मनरेगा से अब ये बात करते हैं कि केंद्र से, धर्मगुरु जी ने अभी, राजपुरोहित जी है, उन्होंने अभी कुछ देर पहले कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी कि केंद्र में बैठी हुई सरकार राज्य सरकारों का पोषण करती है, उनकी पोषण करती है। पश्चिम बंगाल का 1,94,000 करोड़ रुपया बकाया है, 5 साल हो गए,
कहाँ से 2022 से चले लेके आज 2025 खत्म हो गया, हम लोग 26 पे जाने वाले हैं। ठीक है, अब वो रुपया अगर आप नहीं दे रहे हैं और आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, मनरेगा का नाम बदल दिया है आपने महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा नाम मस्जिद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, महात्मा हटा दिया है। सर डाइवर्ट मत कीजिए सर, डाइवर्ट नहीं है सर डाइवर्ट नहीं भाई, है, आप नहीं मनरेगा में कोई बात हो रही है सर, ये नहीं डाइवर्ट नहीं सर। बंगाल को बांग्लादेश कौन बना रहा है, इस पर सवाल। बांग्लादेश कौन बना रहा है? ये बांग्लादेश क्या बना रहा है? वो लोग उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है। वो लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश बनवाया, जो लोग हैं जो फजलुल हक के साथ में सत्ता में बैठे थे। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के विभाजन की पालन करना चाहिए आपको। हम लोग इंदिरा गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ काम कर चुके हैं, इसलिए इस तरह की बात मत करिए। ये सब तो तिरंगे का भी अपमान किया था इन्होंने, जब तिरंगा बोला गया था कि इनके जो नेता है उन्होंने क्या कहा था कि अरे भाई इसमें 3 रंग है, हिंदू धर्म में 3 बिगाड़ा, काम बिगाड़ा, ऐसे स्लोगन लगाए। अगर इस व्यक्ति को अगर बकबक करना है, चिल्लाना है, चिल्लाते रहो, चिल्ला और चिल्ला और चिल्ला। राज पुरोहित मधुर जी, ठीक है इन्हीं से, ठीक है ठीक है ठीक है, अब इनका भी रिएक्शन सर। नहीं ठीक है, आप लोगों के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे सर, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। आप लोगों का राजनीतिक एजेंडा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सबका अपना अपना राजनीतिक स्वार्थ है, राजनीतिक एजेंडा है। राज पुरोहित जी, ठीक है राज पुरोहित जी का मैं करती हूँ, राज पुरोहित जी, ठीक है राज पुरोहित जी, बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना और विरोध करने वाले कह रहे हैं कि संविधान तो हमें पूरी आजादी देता है, हम चर्च बनाए, मंदिर बनाए तो हम मस्जिद भी बनाएंगे अब। ठीक है, अब सुन लीजिए ना सर, सर मुझे दोनों का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा सर, अच्छा नहीं लगता है सर, प्लीज। पहले तो हम उनका पुरोहित जी का जवाब दे दें। केंद्र सरकार जिस प्रकार से हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे जीवन में तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं और संस्कृति का संरक्षण भी करें और शरीर स्वस्थ रहे, केंद्र सरकार द्वारा राज्य की सरकारें पोषित होती हैं, ये अकाट्य सत्य है। लेकिन राज्य सरकार की बुद्धि जो है वो इतनी ज़्यादा भ्रमित कैसे हो सकती है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को वो नज़रअंदाज कैसे कर सकती है। अब रही बात अत्याचार है, हाँ यही तो आप राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। सुनिए, राजनीतिक हिंदुओं पर कहाँ अत्याचार हुआ बताइए मुझे, सुनिए आप मुझे बताइए ना। यही मुर्शिदाबाद में पलायन कर, अरे बोलने तो दीजिए सर, मुर्शिदाबाद में ठीक है बोलने तो दीजिए पुरोहित जी, प्रकाश पुरोहित जी, आप बोलने नहीं देते हैं सर बोलने नहीं दे रहे हैं सर, दिखाया गया है नहीं कोई अपना स्टेटमेंट दे रहा है, अपनी बात रख रहा है, आप सुन तो लीजिए ना सर। अरे इतना धैर्य रखिए ना सर, इतना तो धैर्य रखिए। धैर्य कैसे रखेंगे? मैं भाजपा के प्रवक्ता से भी बात करूंगा और जिनको आपने धर्मगुरु बिठाया है वो भी भाजपा की बात करेंगे तो नहीं चलेगा। आप अगर धर्मगुरु है, मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ, एक छोटा सा सवाल राज पुरोहित जी से करना चाहता हूँ। भगवान जगन्नाथ धाम का जो मंदिर बना, क्या वो गलत है? क्या उस मंदिर का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किया? अगर दुर्गा पूजा कमेटियों को 1,10,000 रुपए अगर ममता बनर्जी की सरकार देती है, अगर उसके अगर दुर्गा पूजा को अगर उससे और बढ़ावा मिलता है, उसमें विरोध, इसमें हिंदू को कहां तकलीफ हो रही है? इतना पैसा हिंदू मुस्लिम का एजेंडा जिनको चलाना है उनके लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा है, मगर जब सब धर्म की बात करते हैं उनके लिए नहीं है। हिंदू धर्म सनातन धर्म भी दिखाता है। इसका जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। भूमंडल के सुख की बात करते हैं हम लोग, इसका जवाब सुन लीजिए, मुस्लिम, बाबर, अकबर, औरंगजेब, इसका जवाब सुन लीजिए। पहली बात तो मैं राजनीतिक प्रवक्ता के रूप में बैठा नहीं हूं, आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। रही बात कि अगर हम धर्मगुरु हैं तो हम उस चश्मे से देख रहे हैं, हम टीएमसी के चश्मे से नहीं देख रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से नहीं देख रहे हैं। और डंके की चोट पे कहते हैं कि अगर टीएमसी वहां राम मंदिर बनवाती बाबरी मस्जिद की जगह पे, तो टीएमसी के लिए वहां जाकर के कम से कम लाखों साधु खड़े होते। तो जगन्नाथ और सुनिए, एक मिनट और सुनिए, अरे सुनिए एक मिनट, पहले सुनिए। आज जो पत्थरबाजी हो रही है, जो दुर्गा पूजा सही से नहीं हो पाती, नहीं दुर्गा पूजा जो सही से नहीं हो पाती, रथ यात्राएं नहीं निकल पाती, मुर्शिदाबाद में लाखों मुसलमानों को इकट्ठा करके आप हिंदुओं को भड़का रहे हैं, ये बात आप कब एक्सेप्ट करेंगे? और ये पूरा का पूरा प्लांट किया गया, ये कोई प्लान नहीं है, ये आप लोगों के पोषित नेता हैं और आपकी पार्टी से कुछ काल के लिए निकाले गए हैं, जो इस प्रकार के प्रोपोगेंडा को बना करके समाज में अपवाद और अवसाद को फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सुनिए। व्हाट्सएप मैसेज मत बताइए, व्हाट्सएप पे जो सातू घेवर की तरह मैसेजेस आते हैं ना, वो मत बताइए। मैं मुर्शिदाबाद में दंगा, अरे सुनो, लिसन टू मी 1 मिनट, हेलो, अरे सुन लो, ये मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। हम व्हाट्सएप का ध्यान लेकर के यहाँ नहीं आए हैं, ये राजनीतिक चश्मा में नहीं पहना हुआ हूँ, ये फालतू की बातें मत करो। वो गलत है,
सुनिए, जब ये कहीं बिल्कुल भी हो, वो ये गलत बिल्कुल है। भी गलत नहीं है। अगर जिस क्या गलत प्रकार नहीं से है? लाखों टोपी धारकों को इकट्ठा करके किसी एक सरकार के द्वारा हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां एक किया ऐसे गया? आक्रांता का मस्जिद बनाने का नहीं, काम नहीं, किया जा रहा है, नहीं, नहीं, और आपकी नहीं, पार्टी नहीं। वहां बैठी हुई है। आप केंद्र पर अच्छा। ठप्पा पोत रहे हैं। आप केंद्र क्या? को क्यों आंध्र दोषी प्रदेश ठहरा में रहे हैं? किसकी सरकार है? नहीं। आंध्र प्रदेश में आप मुझे भाई, बताइए। केंद्र में क्यों आप ठप्पा आंध्र पोत- प्रदेश में देख, राज्य आंध्र में रह प्रदेश करके में राज्य ये के आप 4% अभी मुस्लिम है। आप OBC अपने आप को आरक्षण पुरोहित की बता रहे हैं, आप अभी अपने मुझे आप को ब्राह्मण मुझे बता रहे हैं। बताइए मैं ना, पर्सनल भी आपसे जाना चाहता हूं इस सर्टिफिकेट पे। थोड़ी लेना सुनिए, है। आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना है। मेरा टाइटल मेरे बाप दादा मेरे जन्म डीएनए में है। मेरी आपसे बात आप- सर्टिफिकेट- मैं टीका लगा करके अपना धर्म बेचता नहीं हूँ। मैं जन्म से पुरोहित हूँ, मैं कर्म से ब्राह्मण हूँ, जन्म से ब्राह्मण हूँ। मेरा कर्म में व्यापारी हूं, आप मैं अपने राजनीति विचारों करता हूं, से भी ममता ब्राह्मण बनर्जी- बनिए, आप अपनी शकल से भी ब्राह्मण बनिए। पहली बात मैं सब पे ब्राह्मण नहीं, हूं। ये टीका नहीं, लगाना, आपसे- सुनिए, आपसे- ये मन टीका क्रम लगाना वचन ये से श्रृंगार का ब्राह्मण प्रतीक है। बनिए। और रही मन बात क्रम आपको वचन टीका लगाने में शर्म आती है तो मन टोपी क्रम भी आप वचन पहनते से होंगे, शर्म नहीं है। इसीलिए टीका नहीं लगाते हैं आप। ज्ञान बंदी नहीं, क्यों जरूरी है? मैं जब पूजा करूंगा तिलक लगाऊंगा। मन कर्म वचन से ब्राह्मण मेरा बनिए। विचार है, मेरे विचार है, टाइटल से मेरे नहीं, विचार है। सरनेम मैं से अपने ब्राह्मण विचार से नहीं, चलता हूं, मन ब्राह्मण का कर्म मस्जिद वचन है। से। अपने इस दिमाग प्रकार से की चलेगा। राजनीतिक आपके विचारधारा थोपड़े के विचार अंतर्गत से- धर्म को आपके न थोपड़े समाहित किया विचार से जाए। नहीं चलेगा। जो हो रहा है वो आपके कहीं न थोपड़े कहीं विचारों से सर्वथा नहीं निंदनीय चलेगा। है, बहुत और लोग हैं जो टीएमसी को पूजा भी आंखें करते अपनी हैं, खोल बहुत लोग करके नहीं ये भी पट्टी करते हैं। उतारनी चाहिए। प्रवक्ता को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि जिस प्रकार से नहीं, नहीं, हिंदुओं के प्रवक्ता साथ आप बर्बरता सर्टिफिकेट हो मत रही है दीजिए। वो आपने सर्वथा पर्सनली निंदनीय अटैक है। किया है। कैमरे आपने के सामने पर्सनल चिल्लाने अटैक से किया नहीं है। होगा। आपने आप पर्सनल जमीनी अटैक- स्तर पर इस चीज को आपने एक्सेप्ट करिए। चिल्लाने से नहीं वहां है। जो आप हिंदुओं तक के मेरी साथ हो रहा है आवाज बहुत ही कैसी गलत है। रत्नाकर जी, आप रत्नाकर जी सुनना कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक चाहेंगे, है, आप रत्नाकर सुनना जी। नहीं चाहेंगे तो क्या है? मनीषा आप जी, बोलिए, रत्नाकर आप जी। किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। सर बीजेपी सुनिए, का एजेंडा सर चलाते हैं, सुनिए, WhatsApp प्रकाश पे पुरोहित करते जी, हैं। ऐसे आप लोगों उसका को आप सम्मान धर्मगुरु कीजिए बनाते कि कोई हैं, बना पैनल पर देते हैं। बैठा है तो कहा अपनी कि बात बीजेपी कह रहा से है लीजिए, सर। आपके ऐसे खिलाफ बाबा नहीं, बना आपके देते पक्ष में हैं। कोई एक बात आजादी नहीं जा रही, इसका बैठे मतलब ये हैं, थोड़ी जेल ना में है बैठे कि हैं। कोई अपनी बात नहीं बोल जेल में सकता बैठे है। आसाराम आप क्या बैठे हैं। चाहते हैं? यहाँ पर सब आपके पक्ष में ऐसे बात लोगों करें। को आप धर्म आप क्या नहीं चाहते हैं मानते हैं। पुरोहित जी? आप क्या चाहते हैं? यहाँ पर सब आपके धार्मिक पक्ष में गुरु बात का करें। मतलब- ममता नहीं, बनर्जी नहीं, को नहीं, नहीं, ममता नहीं, बनर्जी की नहीं, बाबा धार्मिक गुरु की परिभाषा ये प्रवक्ता नहीं बताएंगे। वो किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं तय करता, कोई पार्टी नहीं तय करती। आप धार्मिक गुरु की परिभाषा हमको बताएंगे क्या? कौन से शंकराचार्य की बात नहीं मानते हो यही आप लोग? इनकी संस्कृति आप तो संस्कार है। शंकराचार्य की बात नहीं, मानते हो। धार्मिक आप प्रवक्ता की क्या परिभाषा कौन कोई क्या आकर के करा दिया? टीएमसी विधायक और प्रवक्ता तय करेगा क्या? अरे नहीं, आप आप तय अगर ब्राह्मण करेंगे क्या? रहते हैं, आप तय करेंगे क्या? मेरी टाइटल क्या बिल्कुल हम तय करेंगे, ठीक है, बिल्कुल तय करेंगे। नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे। मन कौन हो? वचन तुम्हारे तुम अपने आप को धर्मगुरु मानते हो, अपने आप बन गए कि धर्मगुरु टीवी चैनल पे जाके राजनीतिक बयान धर्मगुरु, करते हैं। अरे धर्मगुरु बात नहीं हेलो करते मिस्टर, हैं, लिसन टू, नहीं करते सुनिए, हैं। अरे सुनिए शंकराचार्य ने नहीं कोई भी करते, धर्मगुरु वो सुना है। टीवी आप चैनल पे जैसे बैठकर नहीं चप्पल तो बनता। साड़ी को सुना अपने है, धर्म आपको की नहीं बात को पता रखने है। के लिए और राक्षसों से लड़ने के लिए, और आप जिस पार्टी से पोषित हैं आपकी विचारधारा से लड़ने के लिए हम लोगों को टीवी चैनल पर भी आना पड़ता है। और रही बात महात्मा तपस्या भी कर रहे हैं, हम लोगों को आकर के आवाज, अरे आपको चाहिए कि नहीं चाहिए आप हमको थोड़ी नहीं बताएंगे। हमें आप लोगों को सुधारना है, अपनी विचारधारा को सुधारना है, अपने धर्म को, अपने धर्म को अडिग बनाना है, ये हम तय करेंगे। गले में दुपट्टा डाल करके क्या धर्मगुरु है? अरे ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें मत करिए। नहीं, कुछ पर्सनली हम अगर जाना शुरू करेंगे तो आप प्रवक्ता छोड़ देंगे। सार्थक चर्चा नहीं हो पाती ना सर, ठीक है। नहीं, लेकिन ये आप तय नहीं करेंगे ना प्रकाश पुरोहित जी, नहीं, ये आप तय नहीं करेंगे कि कौन क्या बोलेगा। आप किसी बोलने का, आप किसी के बोलने का दायरा तय नहीं करेंगे सर। कोई अपनी विचारधारा के साथ बोल रहा है, ठीक है, हमने आपको सुना ना सर, पुरोहित जी हमने आपको सुना ना। उसने अटैक किया, ये मुद्दों पे इनको जानकारी है। मेरी व्यक्तिगत मुद्दों पे टिप्पणी ठीक है, रत्नाकर जी, राजनीतिक बयानबाजी करेंगे, ठीक है, रत्नाकर जी, ये काम है। रत्नाकर जी बोले भाजपा की बात मैं सुनूंगा, मैं रत्नाकर जी से लड़ूंगा। आपको सबका सुनना पड़ेगा सर। अगर आपको सब नहीं, सुनेंगे नहीं, तो आपको भी सबका सुनना पड़ेगा। नहीं, सुनना पड़ेगा, आप बिल्कुल चैनल में नहीं। बुलाइए। अगर ऐसे सब आपको धर्मगुरुओं सुनेंगे को, तो आपको भी आप लोग सबका ऐसे सुनना पड़ेगा नकली सर। पाखंडी धर्मगुरुओं को बुलाइए। कोई पाखंडी नहीं है सर, आपके पास कोई राइट नहीं है किसी को सर्टिफिकेट देने का कि कौन पाखंडी है कौन नहीं है। कौन धर्मगुरु है हमको नहीं पता। नहीं, ये इस किसी को तरीके से बुला अगर लिया, आप आपका हमको चैनल, ये पाखंडी या जो भी आप कहना चाहते हैं, मुस्लिम। तो हम आप जिस पार्टी के पोषण में आप जी रहे हैं ना, हम तो आपको नहीं, हम मुसलमान अपने घोषित पोषण कर में देना जीते चाहते हैं। हैं आप कि आप भी उसी ठीक है, विचारधारा छोड़िए में, ना आप भी बाबरी अरे के आप पक्ष में छोड़िए हैं। ना, अरे आप छोड़िए ना। नहीं, आप क्यों कहिए छोड़िए? तो पार्टी- आपकी आप विचारधारा कहिए वही है ना, तो तभी ऐसी अरे घटिया
घटिया मानसिकता आप रखते हैं ना, ऐसी निकृष्ट मानसिकता आपके मन में कहां से आई? अरे शांति रखिए, शांति क्यों रखें? आप व्यक्तिगत अगर पर्सनली आप जब चीजों पर जाना, पर्सनली चीजों पर जाना शुरू करते हैं, नफरत फैलाइए, नफरत फैलाइए, सर कोई नफरत नहीं फैला रहा है सर, नहीं 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 सर, ये पर्सनल अटैक नहीं कि कौन नफरत फैला रहा है कौन नहीं, नहीं नहीं पर्सनल अटैक बिल्कुल नहीं सर, नहीं नहीं पर्सनल अटैक नहीं सर, प्लीज पुरोहित जी प्लीज।
रिक्वेस्ट कर नहीं सर, नहीं नहीं रोका, नहीं 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 मैं तो दोनों को रोक रही हूं। मैं एक बात बहुत पर्सनल अटैक नहीं सर, पर्सनल अटैक नहीं, उन्होंने नहीं रोका, नहीं मैं रोक रही हूँ सर, कुछ भी गलत लगेगा मैं रोकूंगी। आपको भी रोका मैंने जब आपने चूड़ी पहनने का, नहीं जब आपके ठीक है, जब हमारे पैनलिस्ट ने चूड़ी पहनने के लिए बोला मैंने तब भी रोका, मुझे कुछ भी गलत लगेगा मैं तो रोकूंगी सर। रत्नाकर जी मनीषा जी एक सवाल दीजिए, आपने रत्नाकर जी को सुन लेते हैं। धर्मगुरु है 20 मिनट से इनकी आवाज जो ठीक है है सर, वो ठीक है लगातार आ सर, रही। ठीक है रत्नाकर जी। अभी हमारे पुरोहित जी जो बात कह रहे थे और हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे थे और गिना रहे थे ये चोर वो चोर वो चोर, और मैं इनको एक आंकड़ा देना चाहता हूं, देश की जनता भी समझ जाएगी कि कितनी बड़ी ये जो घोटालेबाज पार्टी है टीएमसी। कैग की रिपोर्ट आई, कैग की रिपोर्ट जब आई उसमें 2 लाख धर्म युद्ध का है, अभी घोटाले की बात कर रहे हो। अरे अजीत पवार से बड़ा चोर कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा से बड़ा चोर कौन है? घोटालेबाज अगर भाजपा के नीचे आ जाएंगे, अरे नहीं जवाब इनको सुनना भी नहीं है, इनको बोलना भी नहीं है। अभी मुझे रोक दिया गया था, बात हो रही है, अभी आप कुछ आता भी नहीं है। अभी ये घोटालों पे बहस हो रही है क्या? क्या बता दीजिए, बहस क्या घोटालों पर हो रही है मनीषा जी? नहीं तो सर आप भी तो मनरेगा का नाम ले आए ना बीच में। नहीं मनरेगा के अंदर में महात्मा गांधी का बात है, मनरेगा ले आए ना सर, मनरेगा का नाम लेकर के आया हूँ क्योंकि नहीं मुद्दा तो बाबरी मस्जिद का है ना, फिर आप भी तो मनरेगा का नाम ले आए ना। महात्मा सुनने की उतनी सुनने की आपके अंदर सर धैर्य होना चाहिए ना सर, पेशेंस रखिए ना थोड़ा। जाता है घर घर में पूजा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को भगवान की तरह पूजा जाता है। अच्छा सुन लीजिए ना एक बार, सुन तो लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए रत्नाकर जी। राजा राम ठीक है बोलिए। नहीं ऐसे नहीं होगा ना सर, पूरी बात सुन लीजिए। नहीं सर जब आपके बीच में कोई नहीं इंटरप्ट करता है, ठीक है मैं आपकी पूरी बात मेरे बीच में करता तो मैं जवाब दे दूंगा। नहीं मेरे बीच में करेगा मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है रत्नाकर मैं दे दूंगा जवाब। ठीक है रत्नाकर जी, जब तक आप हैंडल डाउन नहीं करेंगे। आप सुनिए, पहले तो क्या के रिपोर्ट में तमाम फैक्ट जो है सामने आए जहां पे घोटाले में लिप्त है टीएमसी की सरकार में। दूसरा मैं आंकड़ा एक बताना चाहता हूं, देखिए ये वही सरकार है टीएमसी की सरकार जिसमें 11 लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और 5 मंत्री इनके जेल में हैं। अब इस फैक्ट से ये इनकार कर सकते हैं क्या? 5 मंत्री इनके जेल में हैं। अब ये बताइए भारतीय जनता पार्टी का कौन सा मंत्री जो आरोप लगा रहे थे जेल में है, ये बताइए। घोटाला खुद करते हैं, चोरी खुद करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति खुद करते हैं और आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। अब मैं एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूं, एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूं। कि आप जानते भी हैं। अरे सुन लीजिए भाई साहब, आपके पास फैक्ट्स जानते हैं कि नहीं जानते हैं? देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर के जिसको 70,000 करोड़ का चोर बोलता है अजीत पवार, और ईडी उसको क्लीन चिट दे देती है क्योंकि वो भाजपा के दामन में आ जाता है। वाशिंग पाउडर भाजपा, वाशिंग पाउडर भाजपा, ये वाशिंग पाउडर है भाजपा। भाजपा में चले जाओ दामन धुल जाएंगे तुम्हारे। तुम चोरी करो, डकैती करो, भाजपा में आ जाओ, भाजपा में आ जाओ। हेमंत बिस्व शर्मा के लिए आपके खुद के गृह मंत्री ने आरोप लगाया था मनीषा जी हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में, श्वेत पत्र जारी किया गया था वहां के असेंबली के अंदर में। क्या बोला गया था उनके बारे में, हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में? उसके बावजूद भी हेमंत बिस्व शर्मा को आज कहां बना दिया? ठीक है एक फाइनल कमेंट ले लेती हूँ जी। ठीक है सर, क्योंकि समय का अभाव है मेरे पास, मैं पूरी कोशिश में थी कि मैं सबका फाइनल कमेंट भी ले लूं, लेकिन चर्चा इतनी ज़्यादा लंबी हो गई कि मैं फाइनल कमेंट भी नहीं ले सकती हूं किसी का। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना स्टेटमेंट, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर तरीके से इस चर्चा में रखने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।